दोस्तों जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 का पहला टॉपिक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का, ये हमारा पार्ट 2 होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे और इसमें जो बचा हुआ हमारा सारा है उसको हम कोशिश करेंगे कवर करने की। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए, नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि नोट्स आपके साथ शेयर होंगे, टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ पीडीएफ शेयर की जाएगी। तो चलिए बगैर किसी देरी के इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉवर्टी के बारे में मैंने आपको कहा था, थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं। जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा इसको हल्के से एक बार रिवाइज करते हैं। तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि पॉवर्टी का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो गरीब हो, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी हो, जिसके पास चॉइसेस की कमी हो, जिसके पास डिसीजंस की कमी हो, जिसके पास हर एक चीज की कमी हो, जिसके पास पैसे की कमी हो, जिसके पास बेसिक एमिनिटीज ना हो, जिसके पास फूड, शेल्टर और क्लॉथ्स ना हो, उसको हम कहेंगे वो एक गरीब आदमी होता है। ठीक है। अब गरीब आदमी वो होता है, ठीक है, गरीब आदमी। इसकी फिर हमने टाइप्स पढ़ी थी कि टाइप्स क्या होती है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि गरीबी हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी ऐसी स्कीम लाई थी। देखो, मनरेगा है आपकी, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, डे, ठीक है, ये है। उसके बाद एनएचएम है, इसी तरह से हमारा अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। लाइकवाइज हमारी ये इस तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए लाई गई है। अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। आखिर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो यार, सिंपल सा फंडा है, यहां पे मैं आपको बता दूं। अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो ऐसी सिचुएशन हो कि एक आदमी, अगर एक आदमी है, वो विलिंग है काम करने के लिए, ठीक है, अगर वो विलिंग है काम करने के लिए लेकिन उसको वर्क नहीं मिल रहा है, मतलब अगर वो स्किल्ड भी है, अगर उसके पास स्किल भी है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसको कहेंगे हम अनएम्प्लॉयमेंट, वो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। इसकी मैं दो एग्जांपल्स अगर आपको दूं, मान लीजिए एक तरफ से एक आदमी है, एक मैन है, मैन ए है, और दूसरी तरह से आदमी एक मैन बी है। अब ये दोनों बचपन के क्लासमेट्स थे, दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ते थे, लेकिन मैन ये जो आदमी है, इसने 10th पास करने के बाद स्कूल छोड़ दिया और इस आदमी ने अपनी स्टडीज जारी की और इसने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी भी कर लिया, और उसके बाद इसकी जॉब लग जाती है, इसकी जॉब लग जाती है, और ये एक ऑफिसर, मतलब मान लो एक हायर सेकेंडरी में एज लेक्चरर की पोस्ट पे जाता है, ठीक है। और ये आदमी जो 10th पास है, ये क्या कर रहा है कि अब ये वेला बैठा है। तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप ये जो मैन बी है इसको आप एम्प्लॉयड कहोगे, और ये जो मैन ए है ये अनएम्प्लॉयड होगा। हालांकि ये भी कहीं मजदूरी वजदूरी ढूंढेगा, कुछ ना कुछ करेगा। अगर ये मजदूरी करेगा तो भी आप इसको एम्प्लॉयड की कैटेगरी में डालोगे। अब मान लीजिए कोई मतलब आम तौर पर हमारे आज की सोसाइटी में अगर कोई आदमी है, अगर कोई बच्चा, अगर कोई यूथ है, आपकी एज का कोई यूथ है, हमारी एज का कोई यूथ है, अगर वो मान लीजिए कहीं ट्यूशन पढ़ा रहा है और साल के वो कम से कम 2 लाख कमा रहा है, मतलब महीने के 2 लाख 3 लाख साल के कमा रहा है, महीने के 20-30 हजार 20-30 थाउजेंड जो है वो कमा रहा है, तो उसको आप अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाओगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा। अनएम्प्लॉयड होने का मतलब ये है कि भाई उसके पास स्किल्स भी है, उसके पास पढ़ाने की स्किल्स भी है, उसके पास मास्टर्स एमएससी मैथमेटिक्स है, लेकिन उसको मैथ्स की ट्यूशन कहीं पे भी मिल नहीं रही है, उसको मैथ्स की जगह कहीं पे भी नहीं मिल रही, किसी भी स्कूल में हर जगह वैकेंसी फुल है, तो उस सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी अगर हम नीचे देखें तो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप देखो यार, एक रूरल होती है, मतलब वो एक ऐसी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो ज्यादातर गांव में देखी जाती है, ठीक है। और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी होती है जो हमारे शहरों में, छोटे छोटे शहरों में देखी जाती है। अब इसका भी दो टाइप्स होती है, एक होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी होती है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये होती है हमारे गांव में। गांव में कौन सी होती है? रूरल में कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी सीजनल, और दूसरी क्या होती है? हमारी डिसगाइज्ड होती है।
ठीक है। उसके बाद अर्बन की अगर बात करें तो अर्बन में हमारी एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल को हमने फिर फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब हम एक एक करके इसको समझते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तो इट इज कॉज ड्यू टू बिजनेस साइकिल। यहाँ पे देखिए, दिस अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन ऑल दोज हु वांट हु वर्क एम्प्लॉयड। अच्छा, ये जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना यार, इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, एक बड़ी आसान सी और बड़ी इजी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपने क्या काम किया, आपका कोई दोस्त है, उस वो कहाँ चला गया, गुलमर्ग चला गया। ठीक है, गुलमर्ग चला गया समर्स के लिए, मतलब मई में चला गया, मई से लेकर अक्टूबर तक वो वहां गुलमर्ग में रहता है। उसने यहाँ पे क्या अपना रेस्टोरेंट खोला प्लस होटल। ठीक है, रेस्टोरेंट प्लस होटल खोला, और ये बंदा अब गुलमर्ग में मान लो ऐसी जगह पे है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो अभी इसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। ठीक है, बहुत, मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अब बहुत ज्यादा बंदे आ रहे हैं, समर्स का टाइम है, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो ये बंदा जो है वो ये एम्प्लॉयड है। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयड कहने का मतलब ये है कि इसके पास बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास अभी रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है। अब क्या होता है कि दिसंबर का महीना होता है, दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना होता है, तो उस टाइम पे गुलमर्ग में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है। ठीक है, मान लो बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है, तो सारे लोग क्या करते हैं कि शिफ्ट करते हैं नीचे शहरों के लिए, मतलब नीचे श्रीनगर के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अब ये भी जो है वो यहाँ से इधर आ जाएगा, यहाँ पे इसको कोई भी वर्क नहीं मिलेगा, कोई भी काम नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई इसको टूरिस्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि ये यहाँ पे जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। फिर समर्स आ जाएंगी तो फिर ये ऊपर जाएगा गुलमर्ग। ठीक है, फिर गुलमर्ग में बैठेगा, फिर उसके बाद विंटर्स आएंगी तो फिर ये घर आएगा। तो ये इस तरह का साइकिल चल रहा है, मतलब इस तरह से पहले समर आ रही है, फिर विंटर आ रही है, फिर समर आ रही है, फिर विंटर आ रही है, तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इसको हम कहते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई भी। उसके बाद होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन ए पर्सन leaves loses a job and starts looking for another job. This friction may tend to be high when economy is not doing well and low otherwise। असल में ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के में क्या होता है कि व्हेन ए पर्सन, जिसमें एक आदमी क्या होता है कि जिसमें एक आदमी एक जॉब लूज कर लेता है, एक जॉब एक आदमी से छीन ली जाती है और वो दूसरी जॉब में चला जाता है। ठीक है, तो उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अच्छा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलता है टेंड टू बी वेरी हाई व्हेन एन इकोनॉमी इज नॉट डूइंग गुड। अच्छा, अच्छा, असल में एक देश की इकोनॉमी जब इकोनॉमी जो है वो अच्छी नहीं चल रही है, तो उस केस पे भी जो है वो यहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है हमारा। मतलब मान लीजिए आपके महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपने कोई शॉप रखी है, तो आपके पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, आपके पास बहुत बहुत महंगे गैजेट्स हैं, महंगे महंगी चीज़ें हैं, तो मान लो मतलब गैजेट्स पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्राइसेस बढ़ गई हैं। मोबाइल फ़ोन एक जो 20,000 का होता था, वो 30,000 का मिल रहा है। तो अब मान लो आपने ये कम्युनिकेशन की शॉप रखी थी, तो आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जैसे ही महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि लोग पैसे बचाएंगे, लोग खर्चेंगे नहीं, बोलेंगे कि नहीं यार अभी महंगा हो गया है, थोड़ा सस्ता हो जाएगा फिर लेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि फिर ये जो शॉपकीपर होगा, मतलब अगर आप होंगे, आपकी शॉप जो होगी वहां पे आपको बहुत कम सेल होगी, बहुत कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इस केस में क्या होता है आपका कि ये आपका फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब आपकी इकोनॉमी की वजह से आपका जो है वो यहाँ पे नुकसान हो गया, आपकी मतलब वो कस्टमर्स नहीं आए। ठीक है, उसके बाद होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि भाई आप गुलमर्ग में हो तो सीजन में है, तो सीजनली आप एम्प्लॉयड हो और सीजनली अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी मैं आपको बता दूं, जम्मू के कुछ घर हैं, अभी मैं सभी नहीं बताऊंगा। जम्मू के कुछ घर हैं, वो क्या करते हैं कि घरों को रेंट पे दे देते हैं फॉर विंटर्स, ठीक है, फॉर विंटर्स एंड समर्स, ठीक है, विंटर्स और समर्स के लिए। अब देखो कश्मीरी क्या करते हैं, कश्मीरी चले जाते हैं विंटर्स में जम्मू, और वहां पे उनको मिल जाता है कोई भी फ्लैट, मान लो जो उस मतलब जो लैंड लॉर्ड को, जो मकान मालिक को जिस रूम से 3,000 रेंट आना होता है, मतलब आता है समर्स में, तो कश्मीरी क्या करते हैं कि वो 3,000 की जगह 8,000 दे देते हैं या 5,000 दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब उनको फायदा होता है, जो जम्मू के मकान मालिक होते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब ये कश्मीरी लोग वापस चली जाते हैं कश्मीर, विंटर से समर, मतलब समर विंटर्स खत्म होने के बाद समर्स में, तो इनका घर, इनका मतलब जो रूम्स है वो खाली हो जाते हैं, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ द लोग अब क्योंकि कश्मीर चले जाते हैं तो इनके पास कोई सोर्स नहीं होता है खास, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोगों का वो उस तरह का ही जो है वो इनकम होती है, वही इनकम का सोर्स होता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो होती है आपकी इसके उसके उसके क्या बोलते हैं हम, वो होती है हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल क्या होती है, स्ट्रक्चरल होता है काइंड ऑफ हैपेंस व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री चेंजेस। इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर जैसे ही चेंज हो जाता है तो वैसे ही ये भी जो है वो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कंट्री इज टेंडिंग टू मूव फ्रॉम बाइसिकल टू साइकिल्स एंड कार्स एंड लेबर। अच्छा, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो मान लो एक कंट्री में क्या हो रहा है कि कंट्री क्या कर रही है कि अब साइकिल, मान लो किसी आदमी के पास, मैं आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बताना चाहूंगा, मान लो आपके पास साइकिल्स की जो है वो रिपेयरिंग शॉप है, ठीक है, आपके पास साइकिल्स की रिपेयरिंग शॉप है, आपने सब कुछ सामान रखा है, लेकिन अब आप क्या काम करोगे, और आपने वर्कर्स भी रखे हैं, ठीक है, वर्कर्स एक्सपर्ट्स रखे हैं, ठीक है, वर्कर एक्सपर्ट रखे हैं जो साइकिल का ही रिपेयरिंग जानते हैं और साइकिल की ही सिर्फ रिपेयरिंग करते हैं। आपका मूड किया कि नहीं, अब मैं मोटर बाइक्स का करूंगा, ठीक है, अब मैं मोटर्स का करूंगा, बाइक्स का करूंगा, कार्स का अलहदा से करूंगा, ठीक है, कार्स का बिजनेस मेरा अलहदा से चलेगा, रिपेयरिंग स्पेयर पार्ट वगैरह। अब ये जो साइकिल के एक्सपर्ट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो मोटरसाइकिल पे तो कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ से इनको नौकरी मतलब छीन ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो मोटरसाइकिल वाले, जो मोटर बाइक के जो एक्सपर्ट्स होंगे, वर्कर्स होंगे, वो क्या काम करेंगे कि उनके पास वो तो अपना काम रहेगा, लेकिन फिर जब इनके पास इनको जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर यहाँ पे मतलब वो लोग जाएंगे जहाँ पे जो सिर्फ मोटरसाइकिल में जो है वो क्या है, मोटरसाइकिल रिपेयर करने में एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। इसी तरह से लोग वही वही मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेंगे जो कार्स रिपेयर करते होंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है सर, मतलब जैसे ही वो चेंज होता है ऊपर से। उसके बाद अंडर अनएम्प्लॉयड होता है, दिस कैन बी टर्म्ड एज मल्टीपल कॉन्ोटेशन बट वन ऑफ द प्राइमरी शोकेस द स्किल्स person with high skill works in low wage and low skill job। तो देखो यार, ये जो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एक आदमी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, लेकिन वो आदमी जो है वो उसको रगड़ाया जाता है। मान लीजिए, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 10+2 का मैथ्स का कोई लेक्चरर है, ठीक है, वो किसी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में कॉन्ट्रेक्चुअली वो काम करता है कम से कम 1 ईयर तक, और उसको दी जाती है 35,000 मंथली, ठीक है, ये उसको सैलरी दी जाती है मंथली। अब यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ मान लो खत्म हो जाता है, तो वो कोई प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करता है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करता है। तो जब ये बंदा प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करेगा, तो प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पे इसको 30,000 की जगह 5 से या फिर 10, ज्यादा से ज्यादा 10,000 दी जाएगी सैलरी। तो विच इज क्या, मतलब बंदा तो एम्प्लॉयड है ना, काफी मास्टर्स करके है, पीजी करके है, ठीक है, बीएड करके है, ये सारी डिग्रीज इसके पास हैं,
अब ये क्योंकि ये फुल अपना दे रहा है, काफी ज्यादा घंटे आपने डिवोट कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिवोट, मतलब डिवोट कर रहा है अपने घंटे बहुत ज्यादा डिवोट, लेकिन इसमें जो है वो इसको इसको जो वेज है ना, जो इसकी तनख्वाह है, वो उसको नहीं मिल रही है एज पर हिज क्वालिफिकेशन, एज पर हिज स्किल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये होता है हमारा अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद होता है डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखी जाती है। इसमें क्या होता है कि कुछ फैमिलीज काम करती हैं, सम ऑफ द फैमिलीज वर्क इन रूरल एरियाज वाइल, ठीक है, work on farms and work on 2 to 3 people is done by 4 to 5 people because of the असल असल में मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा खेत है। अब खेत को उगाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको वर्कर्स चाहिए। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। अब खेत की जो प्लांटेशन करनी है, आपने जो खेत का, जो आपने अपनी खेत की मतलब जो भी काम है आपको अपने करना है, तो उसके लिए आपको पहली बात तो ये कि आपको वर्कर्स चाहिए। ठीक है, अब वर्कर्स वर्कर्स क्या करोगे, आप वर्कर्स लाओगे। ठीक है, आपको सिर्फ 2 वर्कर्स एम्प्लॉयड चाहिए, तो आप जो है वो दो ही दो की जगह आपको ऑफर आएगा कि नहीं 5 वर्कर्स रख लो। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि ठीक है भाई 5 वर्कर्स ले लो। अब जब डिमांड आ रही है, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, मान लो ये एक तरह की जॉब आपने ऑफर दिया किसी को, तो यहाँ पे 2 की जगह 5 ऑफर्स आ गए आपको। तो आप भी यही सोचोगे कि ठीक है भाई, मुझे क्या करना है, मुझे जहां मैं 2 पर्सन को जहां पे मैं 2 पर्सन को कितनी सैलरी दूंगा, 2 पर्सन को अगर मैं 10-10 हजार दूंगा, ठीक है, तो 4 पर्सन को मैं 5-5 करके दूंगा, तो आप क्या कम करोगे, है तो है आपको सिर्फ 2 पर्सन, यहाँ पे आपको है तो है पर्सन सिर्फ 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि और यहाँ से एक ला रहे हो, एक यहाँ से और ला रहे हो, तो मतलब आप 4 लोगों से काम करवा रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है, ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप। अब गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स हैं, कुछ अप्रोचेस हैं, मतलब जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, अप्रोच करती है कि हाँ भाई क्या ऐसा सिस्टम है जिससे जो है वो देखा जाता है कि यूजुअल, अब देखो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अप्रोच द मेजर, अब अप्रोचेस क्या क्या हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए या हटाने के लिए लाए गए हैं। The major time criteria based on the 365 days is used to determine the activity pursued by uh, under the principal status approach. Accordingly, major time of 183 180 more days whether the person is labored force or labor network. ठीक है, a person found unemployment under this approach reflects the chronic unemployment. ठीक है, यूजर असल में यही चीजें बताई जा रही हैं कि भाई क्या क्या फिर मान लीजिए आपके एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी अनएम्प्लॉयड है, तो उसके लिए आप कुछ कुछ अप्रोचेस लाओगे, कुछ कुछ स्टेप्स लोगे। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट ने लाई हैं ताकि अनएम्प्लॉयड यूथ को मतलब स्किल प्रोवाइड किया जाए और उनके स्किल के बेसिस पे उनको जो नौकरी दी जाए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है दोस्तों, स्किल ट्रेनिंग स्कीम है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक स्किल ट्रेनिंग स्कीम है MSDE के तहत। ठीक है, इट इज ऑल्सो लार्जेस्ट स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक तो आपको स्किल भी सिखाया जाता है और आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ यू टू टेक अप आउटकम ट्रेनिंग, मतलब स्किल, यूथ को स्किल सिखाया जाता है कोई भी किसी तरह का। अच्छा, फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्लीटेशन में क्या होता है कि अनदर 4 ईयर टू इम्पार्ट द, तो जैसे ही ये जो स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पहले साल के अपने चरणों पे पहुंची, तो पहले साल के कंक्लूजन में पहुंची, तो उसके बाद इसको गवर्नमेंट ने अगले नेक्स्ट टू 10 मिलियन यूथ की तरफ पहुंचाने का जो है वो
वो ले लिया, स्टेप ले लिया कि अब हम इसको आगे इस तरह से आउटले करेंगे, इतना इसमें हम इतना प्रमोट करेंगे, इतना डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम। इसका NAPS का एक गवर्नमेंट टू प्रमोट अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड इंक्रीज द एंगेजमेंट ऑफ फ्रॉम। अच्छा, असल में ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के जरिए से एक नई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला रही है, जिसके अंदर प्रमोट किया जा रहा है ट्रेनिंग और बढ़ाया जाता है, ठीक है, वर्कर्स को जो 2.5 से 3.5 50 लाख के बीच में जो वो पाए गए थे। अच्छा, इस स्कीम का मकसद क्या है कि फोकस ऑन 25% प्रेस्क्राइब स्टाइपेंड सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम पर मंथ। असल में इसमें क्या हो रहा है कि आपने सिर्फ 1500 जो है वो जमा करना है अकाउंट में, उसमें गवर्नमेंट क्या जो है वो सपोर्ट करेगी 7500 फॉर मैक्सिमम ऑफ। तो एक तो यार आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, बेसिक ट्रेनिंग 500 आवर्स की बेसिक ट्रेनिंग, और जिसमें आपको कितना है गवर्नमेंट आपको पे करेगी 7500। ये स्कीम किसके अंडर है? 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 लाख, ये 16, 17, ये ईयर्स आप देख सकते हैं 1920, ठीक है। उसके बाद है आपकी उस्ताद स्कीम। उस्ताद स्कीम का क्या मकसद है? देखो यार, अंडर गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च द अपग्रेडिंग एंड स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशन आर्ट का। अच्छा, उस्ताद स्कीम का भी यार इसमें इसका भी मकसद यही है कि अपग्रेडेशन ऑफ द स्किल्स किया जाए, ट्रेनिंग दिए जाए, यूथ को ट्रेन किया जाए, मतलब ट्रेनिंग दी जाए यूथ को। स्कीम का मकसद क्या है कि अपग्रेड किया जाए स्किल इन ट्रेडिंग माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, ठीक है, प्रॉपरली। इट इन्वेस्टाइज बूस्टिंग ऑफ स्किल्स ऑफ क्राफ्टमैन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मकसद क्या है उस्ताद स्कीम का? ये क्या कर रहा है कि क्राफ्टमैन का स्किल को बूस्ट कर रहा है, वेवियर्स के स्किल को बूस्ट कर रहा है, और आर्टिजन्स के बूस्ट को मतलब स्किल को बूस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि 10 लाख यूथ को, रूरल गांव देहाती रूरल यूथ को जो है वो ट्रेन किया जाए, दैट इज बाय 2017। मिनिमम एज इसकी एंट्री क्या है? 15 साल है 18 साल के बीच में, मतलब 15 to 18, मतलब 15 साल से 18 साल के बीच में जो भी यूथ है, जो भी बच्चा है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स टू बी लॉन्च सो एज टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन रूरल एरियाज, ठीक है। द स्किल इम्पार्टेड अंडर द योजना विल नाउ बी बैंक मार्ट, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है कि इस स्किल इम्पार्टेड अंडर द योजना विल नाउ बी अगेंस्ट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड विल कम्प्लीमेंटेड बाय द मेक इन इंडिया। तो असल में जो हमारे PM का जो मेक इन इंडिया कैंपेन है कि इंडिया में बनाओ और इंडिया में ही यूज करो, इसका मकसद जो है वो इससे भी पूरा होगा कि मिलियंस ऑफ द बहुत सारे यूथ को जो है वो इससे क्या मिलेगा, यहाँ पे जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा, बाकी चीजें मिलेंगी। 15,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दिए हैं इस स्कीम के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, 15,000 करोड़ इस स्कीम के लिए एलोकेट कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद है आपका स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसका मकसद क्या है कि इसको डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग DGT और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मकसद क्या है कि स्कूल लीवर्स और एग्जिस्टिंग वर्कर्स, तो उनको जो है वो ये क्या किया जाता है कि उनको स्किल सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका द सर्टिफिकेशंस प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम आर नेशनली एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। तो वो जो सर्टिफिकेशंस इनको इसके जरिए से मिलती है, उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, कहीं पे भी आप जाएं। SDIS focuses on providing vocational training on the basis of modular employable skills, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका सीखो और कमाओ। सीखो और कमाओ का भी यही है कि भाई आपको एक वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एक सेंटर में, यहाँ पे आप देखिए सीखो और स्पेशल स्कीम फॉर माइनॉरिटीज।
तो सीखो और कमाओ का ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए एक ऐसी स्कीम लाई गई है। माइनॉरिटीज आप जानते हैं कि हिंदू हिंदू तो माइनॉरिटी में नहीं आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, मतलब मुस्लिम्स आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, उसके बाद सिख आते हैं, ठीक है, सिख आते हैं। तो, तो इसी तरह से लाइकवाइज बोलता है माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों लोगों को ये एक एम्प्लॉयबल एक स्किल सिखाई जाती है, ठीक है, ताकि उनको आईटीआई में इस तरह से आगे मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग में आप उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट बाय द माइनॉरिटी अफेयर्स, इसको माइनॉरिटी अफेयर जो है वो इम्प्लीमेंट करता है, याद रखिएगा। फोकस ऑन स्किलिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ द यूथ फ्रॉम माइनॉरिटीज। तो इसका क्या कर रहा है कि स्किल करने से लेकर अपस्किलिंग तक का जो है वो ये सारा का सारा ये देखती है। अच्छा, हुनर से रोजगार। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्या किया है, लॉन्च किया है ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसको क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन एज हुनर से रोजगार तक। तो इसका मतलब ये है कि एक स्किल जो है वो क्रिएट किए जाए, स्किल्स जो है वो बच्चों को सिखाए जाए 18 से 25, 18 to 25 ईयर्स ऑफ द हु आर मिनिमम 8th पास। उसके बाद अपर एज लिमिट क्या है कि 8, यहाँ पे देखिए आप 28 विद इफेक्ट फ्रॉम 11 नवंबर 2010, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद है आपकी उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम आपके 40,000 यूथ को ट्रेन किया गया लास्ट 5 ईयर्स में, ये याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे इसमें कंट्रीब्यूशन किया जाता है। कहा जाता है कि इसका 40,000 यूथ को ट्रेन किया जाता है, ठीक है। आफ्टर एक्सेसिंग द स्किल गैप ऑफ द ट्रेनिज, ठीक है, स्किल गैप देखने के बाद ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में फिर मॉडिफिकेशन की जाती है, ठीक है। उसके बाद है हिमायत स्कीम। इसका मकसद क्या है कि इसका मकसद ये है कि शॉर्ट टर्म मतलब ट्रेनिंग कम प्लेसमेंट प्रोग्राम। एक तो ट्रेनिंग हिमायत का मतलब ये गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है, याद रखिएगा। हिमायत क्या है, गवर्नमेंट स्कीम है फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ इन जम्मू एंड कश्मीर। यूथ को जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 3 मंथ्स की, ठीक है, एंड स्किल्स दैट इज गुड फॉर द डिमांड। तो यहाँ पे जो है वो ये था अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स। यहाँ पे स्कीम, इसका मकसद है कि 10,000 को यहाँ पे टारगेट किया जाए, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है ये वीडियो फिलहाल यहीं तक है दोस्तों। आई होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। इसी तरह से आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।